हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट इसको आपको समझा रहे हैं। बेरोजगारी क्या है, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। बेरोजगारी या बेकारी किसी भी काम को करने के लिए एक ऐसे योग्य व्यक्ति की वह कंडीशन होती है जिसमें उसकी किसी भी कंपनी या संस्थान के साथ और न ही अपने किसी भी व्यवसाय में उसकी नियुक्ति होती है। कहने का मतलब कि बेरोजगारी या बेकारी वह व्यक्ति होता है जो काम तो चाहता है लेकिन वह अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम उसको नहीं मिल पाता है और वह बेकार होता है। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है बेरोजगारी की डेफिनेशन? क्या है? प्रोफेसर पिगु ने कहा है कि एक व्यक्ति तभी बेरोजगार कहलाता है जब उसके पास कार्य नहीं होता है और वह रोजगार पाने का इच्छुक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ये है, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वह मार्केट में हर तरह का काम करने का इच्छुक है, लेकिन यदि उसकी क्वालिफिकेशन एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन की है, उसके जॉब प्राप्त करना चाहता है वो उस हिसाब से, लेकिन वो नहीं प्राप्त कर पाता है। वो उससे कम पर भी काम करने चाहता है लेकिन वो उससे कम पर भी काम उसको, उससे कम सैलरी पर भी काम उसको नहीं मिल रहा है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। और दूसरी तरफ से बेरोजगार व्यक्ति वह भी होता है जो काम तो कर रहा है लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको पैसा नहीं मिल रहा है। ये डेफिनेशन बायरोज और स्टोन ने भी दी है। उन्होंने कहा है कि बेकारी तब होती है जब लोग काम करने के योग्य होते हैं और अपनी योग्यता वाले लोगों को दी जाने वाली वर्तमान मजदूरी की दर को इच्छापूर्वक स्वीकार करने को तैयार होते हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। सभी की डेफिनेशन देने का ये एक तरीका है। उन्होंने सब लोगों ने यही बताया है कि बेरोजगारी वह है जो एक व्यक्ति काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है। रॉबिन ओब्रोकी, ये जो प्रोफेसर है, इन्होंने भी बेरोजगारी की डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कि एक बेरोजगार व्यक्ति वह होता है जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में उसको काम नहीं मिल रहा है, जो अपने लिए काम ढूंढ रहा है, काम की तलाश में है लेकिन सक्रिय रूप से उसको काम नहीं मिल पा रहा है, और जो वर्तमान मजदूरी पर भी काम करने के लिए उपलब्ध है लेकिन उसको तब भी कोई भी कार्य नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हर तरह से बेरोजगार है वह बेरोजगारी कहलाती है। हमारे कंट्री में काफ़ी लोग बेरोजगार हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे तो हैं, उनको एजुकेशन तो है, लेकिन अब जैसे लॉकडाउन पीरियड में आप देखिए काफ़ी लोग की रोजगार छूट गया था, बेरोजगार हो गए थे। कारण क्या था कि उनकी जो क्वालिफिकेशन की थी उस अकॉर्डिंग वो काम तो कर रहे थे लेकिन वो धीरे धीरे कंपनी बंद होती चली गई, किसी भी कारणवश उनका रोजगार खत्म हो गया। यदि हाँ उनका अपना बिजनेस था तो उनका बिजनेस भी फेल होता चला गया। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति बेरोजगार हो गए। अब हम इसका कॉजेस देते हैं, क्या कारण है कि हमारे इंडिया में बेरोजगारी क्यों है। हमें भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। एक तो सबसे बड़ी क्या कारण है कि हमारे कंट्री में बेरोजगारी होने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है बहुत कम है। दूसरे जो लोग हैं वो खेतों पर निर्भर करते हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं, और इसका मुख्य कारण वृद्धि की धीमी गति का होना है। वृद्धि की धीमी गति का होने का मतलब ये कि जैसे कि जब हम लोग खेतों में काम करते हैं कि यदि वहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है तो वहाँ 4 लोग काम करते हैं, और जो 2 लोग एक्स्ट्रा काम करें उनको कोई भी इनकम यानी कि सैलरी नहीं मिलती है। अब क्या है, सबसे पहले इसका क्या पॉइंट है कि पिछड़ी हुई कृषि, जो मैं आपको अभी बता रही थी, हमारे खेती पिछड़ी हुई कैसे है, कैसे किस प्रकार से पिछड़ी हुई है। पिछड़ी हुई होने का मतलब कि आज भी किसान लोग वही पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि किस तरह से हम अपने नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आएँ, किस तरह से नए नए चीज़ों को लेकर आएँ। सिंचाई के साधन बहुत अच्छे अच्छे हैं, बीज प्रणाली भी अच्छी है, काफ़ी कुछ अच्छा है, लेकिन वो नहीं चाहते। तो इस वजह से भी जब अच्छी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो आप पिछड़ ही जाएंगे, आपको अपने समय के अनुसार इनकम की प्राप्ति भी नहीं होगी और आप काम में लगे हुए भी आप बेरोजगारी कहलाएंगे। सेकंड पॉइंट है विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि। ये तो आपको पता ही है कि दिन प्रतिदिन हमारी कंट्री में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सीधी सी बात है, यदि किसी फैमिली में 5 लोग हैं और एक ही व्यक्ति की केवल जॉब है या एक ही व्यक्ति का अर्निंग पॉइंट है केवल, तो वो जो 4 लोग उस पर डिपेंड हैं, तो उन 4 लोगों को सब कुछ सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जैसे कि शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनको। ये सब चीज़ें हमारी कंट्री पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और लोग पढ़ लिखते हैं और पढ़ लिखने के बाद भी लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग जॉब नहीं मिल पाती, बिजनेस नहीं कर पाते, बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते, फैमिली इतनी ज़्यादा बड़ी है कि लोगों को
पैसे ही नहीं करेक्ट, उनके पास कहाँ पैसा है उनके पास बिजनेस करने के लिए। अब आती है अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली। हमारे यहाँ कंट्री में जो शिक्षा प्रणाली बेकार है, क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस जो शिक्षा प्रणाली है वो केवल एक किताबी शिक्षा प्रणाली है, वो उसको केवल किताबों के माध्यम तक ही आपने सीमित कर रखा है। देखा हो आपने भी, यदि हमारी शिक्षा प्रणाली बिजनेस ओरिएंटेड हो जाए तो आप समझेंगे तो क्या होगा, जिस बच्चे की जिस चीज़ में रुचि है उसको वही चीज़ों की शिक्षा दी जाए। 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी इतनी सारी डिग्री लेके बैठ जाता है बच्चा, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि वह अपना काम किस तरह से स्टार्ट करे, कोई अर्निंग पॉइंट नहीं होता वो किस तरह से अपने लिए धन कमा पाए। अब आता है 4th पॉइंट, निर्धनता, गरीबी। गरीबी आपको पता है गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? जब हमारे पास कोई भी जॉब नहीं होती, कोई बिजनेस हमारे पास नहीं होता, हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, तो हम गरीब होते हैं। और जब गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। एक व्यक्ति यदि परिवार में कुछ काम कर रहा है, और जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने देखा कि काफ़ी लोगों का बिजनेस खत्म हुआ है, लोगों की जॉब खत्म हुई है। अब क्या है, वो लोग गरीब थे और अब और ज़्यादा वो सड़क पे आ गए हैं, गरीब हो गए हैं, क्योंकि वो जो सेविंग थी उनकी सारी की सारी खत्म हो चुकी है। ये तो आप सबके साथ, आपके आसपास के माहौल में हम लोगों के सबके साथ हुआ है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं कम इन्वेस्ट और कम बचत, निवेश और बचत। जब हमारे पास जॉब ही नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा, तो कहाँ से सेविंग करेंगे? और जब सेविंग ही नहीं होगी तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट होगा? सबसे पहले किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह यदि आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए सेविंग होनी जरूरी है। सेविंग जब होती है जब उस कंट्री के सभी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होता है। अब आता है क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? क्षेत्रीय असमानता से कहते हैं जब अमीर और गरीब दो तरह के लोग होते हैं और उनमें काफी बीच में असमानता होती है। आपने देखा है कई बार ऐसा होता है कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते चले जाते हैं, गरीब लोग गरीब होते चले जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं होती हैं अमीर लोगों के पास, जो गरीब लोगों के पास नहीं हो पाती हैं। गरीब व्यक्ति चाह के भी वो आगे नहीं बढ़ पाता, और कभी कभी किसी की मेंटलिटी भी होती है, वो उस चीज़ से आगे निकलना भी नहीं चाहते, वो सोचते क्या जरूरत है, जैसे काम चल रहा है चलने दो। अब आता है पूंजी गहन तकनीक पर अधिक बल देना। पूंजी गहन तकनीक यानी कि हमारी कंट्री में श्रम गहन तकनीक पर अधिक बल नहीं है, पूंजी गहन तकनीक पर बल है। जबकि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, यदि हम उसकी जगह, श्रमिकों की जगह मशीनों का यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो उसका क्या होगा नतीजा? उसका नतीजा होगा कि लोग बेरोजगार होते चले जाएंगे। आप लोग मुझे इशारेबाजी करते हो तो कुछ समझ में नहीं आता। क्षेत्रीय असमानता यानी कि रीजनल डिस्पैरिटीज। क्षेत्रीय असमानता क्या है? देश में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो अमीर और एक गरीब। यदि हमारी कंट्री में अमीर लोगों को सारी सुख सुविधाएं गरीब लोगों को नहीं है तो वो और गरीब होते चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, गवर्नमेंट को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनका किस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए, क्या क्या संसाधन उन लोगों के पास नहीं है। अब आप देखिए जैसे गाँव में आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जहाँ पे भी जैसे गांव है, शहर है, जहाँ पे भी जिस चीज़ की कमी है तो वहाँ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू कर रही है। बिजली है, पानी है। आपने देखा जब ये मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन लोगों को गैस कनेक्शन दिए। फिर जहाँ पे सड़क नहीं थी वहाँ पे सड़कों का निर्माण कराया गया। तो ये क्षेत्रीय असमानता है, इनकी वजह से भी हम लोग पिछड़ जाते हैं। क्या जो चीज़ें सुख सुविधाएं हम लोग को मिलनी चाहिए शहर से गांव की या गांव से शहर की ओर आनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाती। कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होती तो वो बाहर नहीं जा पाते पढ़ने के लिए। कारण ये है पूंजी गहन तकनीक पर अधिक बल। पूंजी गहन तकनीक क्या है कि सामान्यतः हमारी कंट्री में जो श्रमिक वर्ग ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ श्रमिक ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जिसमें कि श्रमिक लोग ज़्यादा काम कर सकें, प्रचुर मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में श्रमिक वर्ग काम करें और बेरोजगारी की दर इस तरह से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उनको मशीनों को यानी कि टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए उनको तैयार करना चाहिए, उसका यूज़ करने के लिए तैयार करना चाहिए, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको मशीनों का यूज़ कैसे किया जाता है ये भी उनको एक तरह से ज्ञान देना चाहिए।
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नियोजन तकनीकों में कमजोरी, यानी कि वीकनेस क्या है टेक्निकल प्लानिंग जो चल रही है। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हमारे यहाँ जो भी लोग हैं वो जो बुनियादी ढांचा जो हमारे उसमें बहुत ज़्यादा खराबी है, श्रम गहन तकनीक है, और इस वजह से भारत में बेरोजगारी गंभीर समस्या बनती जा रही है। लेकिन इसको दूर करने का एक तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया है कि लोगों को मशीनों की यानी कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना जरूरी है। अब आता है लास्ट पॉइंट, वृद्धि की धीमी गति, यानी कि ग्रोथ बहुत धीरे धीरे चलती है। ग्रोथ हो तो रही है लेकिन बहुत धीरे हो रही है। कारण क्या है ग्रोथ का धीरे होने से? एक तो सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के पास उन्नत तकनीक नहीं है, उनका काम करने का सही तरीका नहीं है लोगों का। क्या लोग ये सोचते हैं कि आपने देखा है कुछ लोग गांव से शहर की ओर नहीं आना चाहते, वो गांव में यदि उनकी खेती है तो वहीं वो रहना चाहते हैं। वो अपने परिवार वालों को, अपने जगह को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते, वो वहीं रहते हैं कि बस ठीक है जितने में काम चल रहा है उतने में ही काम चल रहा है। वो ये नहीं सोचते कि यदि हम लाइफ में आगे बढ़ जाए तो कितना अच्छा है। आपने देखा है आज भी बहुत कम जगह ऐसी है कि अब तो बहुत कम, रेशियो कम हो गया, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा था कि जहाँ पे शिक्षा प्रणाली बहुत कम दी जाती थी, मतलब शिक्षा प्रणाली बहुत कम थी, और वो भी लड़कियों के लिए। क्या जोत है, पढ़ लिख के क्या करेगी, वही घर के काम करेगी। अब क्या होता है जब हमारी मेंटेलिटी इस तरह की होती है तो कंट्री में भी क्या होता है, जब इस तरह की अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली होती है, शिक्षा प्रणाली सही नहीं होती है, लोगों का जागरूक नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है, बेटियों को भी पढ़ाना है, तो धीरे धीरे विकास तो हो रहा है लेकिन वो विकास तेजी से नहीं हो पाता है, और कंट्री की अपेक्षा हम पिछड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हमें अपने देश की तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, तो हमें दूसरे देशों के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए कि किस तरह से वहाँ पे लोग अपना विकास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, शिक्षा प्रणाली को किस तरह का बना रहे हैं, बिजनेस ओरिएंटेड बना रहे हैं। लोगों को इस तरह से शिक्षा दी जा रही है कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, ना कि केवल जॉब के पीछे ही भागे। अब आता है कि हम बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी कंट्री पर। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है किसी भी कंट्री के लिए। जब किसी भी कंट्री में बेरोजगार लोग होते हैं तो आपने देखा है जब हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं होता है तो हमारी डिमांड भी नहीं होती। जब डिमांड ही नहीं होगी तो जो भी प्रोडक्शन कंट्री में हो रहा है उसका क्या होगा, वो यूजलेस हो जाएगा, वो बेकार चला जाएगा। और धीरे धीरे जो कंपनी या फैक्ट्रीज जो भी खड़ी हुई हैं, जो भी खुल रही हैं, वो बंद हो जाएंगी। कारण क्यों बंद होने का कारण क्या है? जब वहाँ का प्रोडक्शन मार्केट में सेल ही नहीं होगा तो उसका क्यों, जो मालिक है, जो उनका ओनर है, क्यों उसको बनाएगा? वो अपनी कंपनी से भी लोगों को काम पे से निकाल देते हैं, और इसका नतीजा क्या होगा आपको पता ही है। धीरे धीरे एक बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होते चले जाएंगे। इसलिए अब हम देखते हैं कि बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी कंट्री पे। सबसे पहला पॉइंट है मंदी। मंदी ने बेरोजगारी, जब हम बेरोजगारी देखी थी आपने, जब मंदी आई थी, मंदी कब आई थी? 1930 में मंदी आई थी। जब किसी भी कंट्री में मंदी का मतलब होता है, हमारी कंट्री में यदि मान लीजिए किसी भी वस्तु के प्राइसेस बहुत कम होते चले जा रहे हैं, धीरे 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 प्राइसेस कम हो रहे हैं किसी भी कारण से हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे किसी, अभी आप 2008 में भी देखा था कि मंदी आई थी। तो इस मंदी का कब की वजह क्या है कि जब वस्तुओं के प्राइजेस कॉस्ट से कम चले जाते हैं, लागत से कम चले जाते हैं, तो लोग अपने प्रोडक्शन को बंद करना शुरू कर देते हैं और एक बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? कंट्री में एक, कहने की मतलब बात है कि कंट्री में हर तरह से जीवन स्तर हो, चाहे कंट्री के लोगों का की इनकम हो, सब कम खत्म होती चली जाती है और उससे उभरना बहुत मुश्किल होता है, मंदी से उभरना। सेकंड पॉइंट है मानवीय साधनों की हानि होती है। जो मानवीय साधन ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी बेकार हो जाते हैं जब बेरोजगारी होती है, क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता, आपने कहावत सुनी कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब लोगों के पास जब बेरोजगार होंगे, लोगों के पास काम नहीं होगा तो क्या होगा, उनकी मेंटलिटी वो कैसे हो जाएंगी, अपराधी प्रवृत्ति के होते चले जाएंगे रोजगार के अभाव में। कहीं ना कहीं से तो वो अपने लिए जुगाड़ करेंगे ना भाई, पैसे का, अपने लिए इनकम का कहीं से कहीं जुगाड़ करेंगे। अब सही तरीके से तो काम मिल नहीं रहा, गलत तरीके से ही काम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मानवीय साधन है, जो श्रमिक है, उसका वो अपना यूज तो कर रहा है लेकिन वो यूज गलत तरीके से हो रहा है। इसलिए किसी भी कंट्री को यदि अपना डेवलपमेंट करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, तो लोग उस कंट्री को, अपने देश के नागरिकों को रोजगार जरूर देना चाहिए। कोई ना, मतलब इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए कि लोग बेरोजगार ना रह पाए।
आप देख रहे हैं कि बाहर की कंट्रियों को इनवाइट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? आप बॉम्बे में आपने देखा है मेट्रो शुरू की, मेट्रो लाइन शुरू करने के लिए बाहर की कंट्री को बुलाया मोदी जी ने। जिससे क्या हुआ, एक तो उन्होंने यहाँ के अपना काम स्टार्ट किया, दूसरे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। तो जब रोजगार मिलता है तो अपना आप ही सब कंडीशन सही होती चली जाती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो उनके कंजप्शन बढ़ेगा, उनकी कंजप्शन के साथ साथ उनकी सेविंग बढ़ेगी, और फिर उस सेविंग के बाद जो होती है वो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में और ज़्यादा होता चला जाएगा, और बेरोजगारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री खुलेंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोगों की डिमांड भी होती चली जाएगी। नेक्स्ट है जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, लोगों का जीवन स्तर, जहाँ आपने देखा जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है। किसी भी लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए सबसे पहले हमें पैसों की जरूरत होती है, रुपीस की जरूरत होती है, और उसके लिए क्या है, हमारे पास कोई भी काम हो, किसी भी तरह का काम धंधा हो, वो होना चाहिए। अब आता है निर्धनता में वृद्धि। जब बेरोजगारी होती है तो निर्धनता में वृद्धि होती है, गरीबी में वृद्धि होती है। ये तो आपने देखा है, जब बेरोजगारी होती है तो मनुष्य के पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं होता, वे गरीब होते हैं और वे गरीब होते चले जाते हैं। इस गरीबी का क्या इफेक्ट होता है कि लोग कर्जा हो जाते हैं, और जब कर्जा हो जाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा इधर उधर से कर्ज ले लेते हैं, तो उनके पास एक आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस तरह से अपना जीवन यापन वो करें। और गरीबी एक ऐसा अभिशाप है, यदि एक बार किसी को लग गया, शायद जब कोई भी हो वो बहुत जल्दी से उससे उबर नहीं पाता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है इसका, बेरोजगारी का क्या होता है। एक तो मैंने आपको बताया इससे पहले कि जब हम लोग खाली होते हैं तो हम क्या करते, गलत संगतों में पड़ जाते हैं, शराबखोरी हो जाती है, बेईमानी है, गलत तरीके से चोरी डकैती होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, समाज के और लोगों को अपनी सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए किसी भी कंट्री में यदि बेरोजगारी ज़्यादा है, लोग काम पे नहीं लगे हुए हैं, श्रमिकों का ढंग से यूज नहीं हो रहा है, तो उस कंट्री में आपराधिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा फैलने लगती है। नेक्स्ट है औद्योगिक संघर्ष, यानी कि इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है औद्योगिक संघर्ष? औद्योगिक संघर्ष के बारे में आपको पता ही है कि जब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि किसी भी कंट्री में यदि हम लोग के पास इनकम का सोर्सेज नहीं है, तो जब इनकम का सोर्सेज नहीं होता है तो लोगों के पास क्या होता है, इनकम का सोर्सेज खत्म, धीरे धीरे प्रोडक्शन, डिमांड खत्म तो प्रोडक्शन खत्म तो और लोगों का, मान लो एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए एक कोई कंपनी बंद हो गई, उस कंपनी में 1000 लोग वर्कर्स थे, 1000 लोग काम करते थे, अब उनको काम पे से निकाल दिया गया। कैसे निकाल दिया गया? क्योंकि वहाँ का जो प्रोडक्शन था मार्केट में जब आया वो सेल ही नहीं हुआ, और जब सेल नहीं हुआ तो वहाँ के जो मालिक थे उसने अपनी कंपनी को क्या कर दिया, लॉकआउट कर दिया, तालाबंदी कर दी, अपनी कंपनी पर ताला लगा दिया। उसका इफेक्ट क्या हुआ? जब उसका इफेक्ट हुआ कि धीरे धीरे और लोग भी सड़कों पे आते चले गए और कंपनी भी बंद हो चलेगी। जब किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे यदि हम लोग की डिमांड नहीं होती है तो प्रोडक्शन भी कम होता चला जाता है। और दूसरी तरफ औद्योगिक संघर्ष कैसे होता है? जब औद्योगिक संघर्ष होता है तो श्रमिकों के जो मालिक होते हैं और जो श्रमिक होते हैं उनके बीच में एक बुरा संबंध उत्पन्न हो जाता है, मतलब एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन लोगों में नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मेंटल हेल्थ इश्यूज। एक बेरोजगारी व्यक्ति जो होता है वो अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी पूरा नहीं कर पाते। मान लीजिए यदि कोई बीमार हो गया उनके घर में, तो वो उस चीज़ को पूरा नहीं, पैसे ही नहीं है, कहाँ से कर पाएगा वो उसको। हमारी कंट्री की एक समस्या ये भी है कि हमारी कंट्री में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। हमारी कंट्री में लोग अंधविश्वासों से इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं कि झाड़ फूक इन चीज़ों में भी वो लोग विश्वास करते हैं। यदि हमारे घर का कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो डॉक्टर के दिखाने से पहले उसको दिखाएंगे, लेकिन अब धीरे धीरे कंडीशन सही होती जा रही है। इसलिए अब बेरोजगार व्यक्ति जो होता है वो इन उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निजात पाने के लिए उदासी और निराशा की भावना में शामिल हो जाता। आपने देखा है कि किसी भी कंट्री में जब कोई भी मेंटल, हम लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है तो हम धीरे धीरे क्या होंगे, मानसिक स्वास्थ्य हमारा खराब होता चला जाएगा, हम मानसिक रूप से बीमार होते चले जाएंगे, और वही मानसिक बीमारी हमारे लिए एक अभिशाप सा बनती चली जाती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता क्या है।
बेरोजगारी जो बेरोजगार व्यक्ति होता है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी, बेरोजगार व्यक्ति तोड़-फोड़ और आतंकवादी प्रवृत्ति का होता चला जाता है। यदि फिर गवर्नमेंट यदि उनके फेवर में भी कोई काम करती है तो वो अपनी सरकार को निकम्मा ही समझते हैं। वो सोचते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट के कामों में दखलंदाजी दी जाए। नेक्स्ट है व्यय करने की शक्ति में कमी, लॉस ऑफ स्पेंडिंग पावर। जब हमारे पास इनकम का सोर्स ही नहीं होगा तो किस तरह से हम अपने परिवार को चलाएंगे, किस तरह से व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। इनकम नहीं है तो खर्चे ही कहाँ से होंगे उसके पास। अब हम देखते हैं मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले हमारी जो कंट्री में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करना हमें पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करने का आपने देखा इस वक्त गवर्नमेंट क्या कह रही है कि गवर्नमेंट कि जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं उनकी सैलरी का इंक्रीमेंट हो दिया जाएगा, उनको फैसिलिटीज़ कम दी जाएगी। तो गवर्नमेंट को इस पर रोक लगाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की बातें, मतलब रूल्स बनाने चाहिए कि जिससे कि लोग खुद ही जनसंख्या पर कंट्रोल करते चले जाएं। नहीं तो एक आने वाले समय में, आज तो हमारी कंट्री 2nd नंबर पर है वर्ल्ड में, आने वाले समय में 1st नंबर पर पहुंच जाएगी और चाइना को वो पीछे छोड़ देगी। हमारी कंट्री में क्या है, यूथ पॉपुलेशन कम है। यूथ पॉपुलेशन कम होने का मतलब समझ लें कि जब काम करने वाली जनसंख्या वो बहुत कम है और डिपेंडेंट लोग उन पर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बच्चे और ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं और जो काम करने वाली यूथ पॉपुलेशन उसकी संख्या कम है। और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक युवा वर्ग को ज़्यादा होना जरूरी है। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली में सुधार। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे जो शिक्षा प्रणाली है वो सही नहीं है। हमारे यहाँ जो भी एजुकेशन दी जाती है बुकिश होती है, यानी कि बुक के माध्यम से इसको पढ़ लो वो पढ़ लो और डिग्री ले लो। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है, आपने देखा है। डिग्री लेके अपने पास हम कलेक्शन कर लें और उसके बाद भी सड़कों पर बेकार घूमते रहें, वही हो रहा है हमारे इंडिया में आजकल। आपने देखा है हमारी कंट्री में यही तो हो रहा है। लोगों के पास हर तरह की डिग्री है लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है कि वो किस तरह से वो काम कर सके। हाई स्कूल पास करने के बाद बच्चों को वही सब देना चाहिए कि जिससे कि प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए उनके पास। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए जिसे और कंट्री में दी जाती है कि जिस बच्चे का जिस चीज़ में रुचि है उसको उसी चीज़ के लिए तैयार किया जाता है, वही उसको ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है विनियोग में वृद्धि, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि। बड़े स्केल पर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कंपनीज को स्टार्ट करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज को स्टार्ट करना पड़ेगा जिससे कि लोग वहाँ जाएं और अपने को काम पे लगा सके, यानी कि उनको रोजगार की प्राप्ति हो सके। मशीनों का यूज़ करना चाहिए, ये नहीं कि मशीनों का यूज़ बंद कर देना चाहिए, उनका भी यूज़ करना चाहिए, लेकिन उनका यूज़ इतना करना चाहिए इतना कि श्रमिक लोग सड़कों पर ना आ जाएं। मानव श्रम खत्म नहीं होना चाहिए। हमारी कंट्री में मानव श्रम ज़्यादा है, आपको पता ही है, सीरीज क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बड़े बड़े उद्योग धंधों में लोग क्या होता है, लोग अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मशीनों को यूज़ ज़्यादा कर रही हैं। लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इस तरह के प्रोत्साहन गवर्नमेंट को देना चाहिए कि यदि आप लोगों को रोजगार देते हैं तो आपको लोन में कुछ रियायत दी जाएगी, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा और हम आपके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीव्र औद्योगिकरण। कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज किया जा सकता है, आप बताइए। किसी भी कंट्री में रोजगार को देकर औद्योगिकरण को तेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट को उन जगह पर इंडस्ट्री लगानी चाहिए जहां पर कि एक बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, गांव के आसपास, जिससे कि लोग अब यदि अपनी खेती भी करते हैं, अच्छा लोगों को भी होना चाहिए कि यदि हम कृषि में काम करें, खेतों में काम करें, तो कुछ समय के लिए वो अपने जो टाइम बचा हुआ है उसमें वो दूसरे रोजगार की तलाश करें जिससे कि अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर पाए। ये नहीं कि बस सुबह से शाम तक खेतों में ही अपना काम करते रहे, भले पता चल रहा है वहाँ से कुछ भी ज़्यादा आपको इनकम की प्राप्ति नहीं हो रही है। यदि किसी परिवार में 10 लोग हैं और उसमें से यदि 2 लोगों की ज़रूरत है ना, तो वो 2 लोग ही खेतों में काम करें और वो जो काम करने योग्य लोग हैं वो जाके दूसरे उद्योग धंधों में जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है वहाँ जाके उन कामों में लगे और
इनकम का सोर्स एक अच्छा सोर्स हो जाएगा उनके लिए, और उनका परिवार भी अच्छी तरह से चलने लगेगा। सहायक उद्योगों का विकास क्या होता है, जैसे कि जो भी उद्योग धंधे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि अब आपने देखा है कि खेतों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फूल वगैरह भी होते हैं, तो उसके हिसाब से हम बागवानी स्टार्ट कर सकते हैं, हम मछली पालन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मुर्गी पालन का स्टार्ट कर सकते हैं, हम दूध का कर सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं। मैंने गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए भी लोन देती है, लेकिन कुछ हमारा भी होना चाहिए कि हमें भी जो सहायक उद्योग धंधे हैं जो कृषि पर डिपेंड करते हैं उनको हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, यानी कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो लघु उद्योग है। लघु उद्योग क्या है, उसके लिए कुटीर उद्योग के लिए बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत थोड़े पैसे की जरूरत पड़ती है, जो गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में स्टार्ट किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास एक स्किल होती है, एक कौशल होता है, तो वो अपना यूज करके उन उद्योग धंधों को स्टार्ट कर सकता है। आपने देखा पहले जो होते थे, आज भी है, बुनकर होते हैं जो हाथ से बहुत अच्छा बुनाई का काम कर लेते हैं। उनको कम पूंजी लगा के ही अपना काम स्टार्ट कर लेना चाहिए, और गवर्नमेंट भी उनको देती है। अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने लोन के लिए कहा था कि जो लोग अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनको लोन दिया जाएगा, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा, लेकिन घर के सदस्यों को अपनी जमा राशि का यूज भी करके अपने लिए रोजगार खड़ा करना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों को भी उसमें लगाना चाहिए। नेक्स्ट है सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं, उनको अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसी बनाई है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना बनाई है, जवाहर रोजगार योजना बनाई है, सरकारी नीतियाँ बनाई है, तो ये नीतियाँ भी गवर्नमेंट ने बनाई जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है।